हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो बात करता है पीपल एज रिसोर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये हमें एक्सप्लेन करेगा, ये हमें बताएगा कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो उस कंट्री के लिए एक असेट की तरह जो है वो काम करती है। असेट मतलब संपत्ति की तरह जो है उस कंट्री के लोग उस देश के लिए काम करते हैं, रेदर देन लाइबिलिटी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं आसानी से तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है, आप यूपीएससी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए मैंने जो जो चीज़ें बताई गई हैं या फिर किसी भी टीचर के द्वारा जो भी आपको पता है कि हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए, ये नोट्स पढ़ने चाहिए, कुछ भी चीज़ें आंसर राइटिंग करनी चाहिए या फिर मुझे पीवाईक्यू जो है सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जब आपको बताई गई हैं और जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं अच्छे एक पूरे तरीके से सिंसियर होके, और एक समय पे जब आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाती हो तो फिर आप जाते हैं एक इस कंट्री की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, हाईएस्ट नहीं बोल सकते लेकिन जो हाईएस्ट है उनमें से एक जो पोस्ट है वहाँ पे जाएंगे कभी, या आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे। तो उस पोस्ट पे जाके आप कंट्री के लोगों के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ डिसीजंस लेंगे, ठीक है, और उन डिसीजंस का क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस पूरी सोसाइटी पे, ठीक है, एक राज्य पे। तो इस तरीके से आप जो है उस देश के लिए क्या कर रहे हैं, एक असेट की तरह काम कर रहे हैं, एक संपत्ति की तरह, एक वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहे हैं, एक रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं। जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं या फिर उस कंट्री के लोगों के लिए कुछ भी कर रहे हैं आप, तो क्या है, आप उस कंट्री के लिए एक असेट का काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आपको पता है सब कुछ चीज़ें कि मुझे ये रिसोर्स पढ़ना चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बट फिर भी आप नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और फिर वो क्वालिफाई नहीं होती हैं। अब आप क्या हैं, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अनएम्प्लॉयड है मतलब बोझ ठीक है, अदरवाइज़ मत लेना, इसे एग्जाम्पल की तरह मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो यू आर अनएम्प्लॉयड अब, ठीक है। तो अब आपका जो पूरा खर्चा है वो आपकी फैमिली जो है वो बेयर कर रही है, ठीक है, वो उठा रही है। तो अब आप कंट्री के लिए क्या प्ले कर रहे हैं, कौन सा रोल, लाइबिलिटी वाला, कौन सा, लाइबिलिटी वाला। और वो पर्सन जो आईएएस आईपीएस बन गया, ठीक है, किसी भी जॉब, किसी भी पोस्ट पे वो पहुंचा, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है देश के लिए, भले वो टीचर हो, डॉक्टर हो, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी काम है, छोटा बड़ा कुछ भी कर रहा है कंट्री के लिए, तो वो एक असेट की तरह काम कर रहा है। बल्कि जो पर्सन अनएम्प्लॉय बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो एक लाइबिलिटी की तरह रोल प्ले कर रहा है। अब कौन सा ज़्यादा बेहतर है कंट्री के लिए, वो जो असेट का काम कर रहा है, ठीक है, ये बात बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पीपल एज रिसोर्स इन अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। देखो, पीपल एज रिसोर्स जो है वो बता रहा है कि कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को, डेफिनेटली वही लोग रिसोर्स की तरह रोल प्ले कर पाएंगे जो क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी काम कर रहे हैं, सोसाइटी को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे ही हम कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। रिसोर्स क्या होता है कि जो भी किसी के काम आता है, उसका कोई यूज़ होता है या उसकी कोई वैल्यू होती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। और इंसान भी जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, लेकिन तभी जब वो कुछ वैल्यू ऐड करेगा सोसाइटी में, ठीक है। तो पीपल एज रिसोर्स किसको बता रहा है, वर्किंग पीपल को, ठीक है, जो जिसके पास में कुछ स्किल्स हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं काम करने की, सोसाइटी में कुछ बेहतर करने की, वो। और इसकी वजह से ही जीएनपी जो है उसका भी क्रिएशन होता है। अब जीएनपी क्या है, देखो ये जीडीपी का मामला है। जीडीपी क्या होता है, देखो सिंपल सी भाषा है कि ये एक कंट्री है और ये कंट्री की बाउंड्री है, और इस बाउंड्री में रहने वाले जो भी लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं एक साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर, तो उसे उस कंट्री की जीडीपी कहते हैं, ठीक है, कि एक साल में उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ
विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है, उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जो है एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ उसे कहते हैं उस कंट्री की जीडीपी कितनी है। अब जीएनपी क्या होती है, अब बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, पर लेना देना है उस कंट्री के लोग से, उस कंट्री के सिटीज़न से, कि मान लो ये कंट्री है, इस कंट्री का पर्सन जो है, एक सिटीज़न जो है, वो दूसरी कंट्री में काम करने के लिए चला जाता है। अब आप कहोगे कि हम फिर तो ये दूसरी कंट्री के लिए काम कर रहा है, तो इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, वो भले ही दूसरी कंट्री में गया है काम करने के लिए, लेकिन वो अपने सैलरी के रूप में या फिर कुछ फैमिली को कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए वहाँ से मनी सेंड करता रहेगा, सैलरी सेंड करता रहेगा लोगों को, उसकी फैमिली के लोगों को जो हमारी कंट्री में बैठे हुए हैं। मतलब वो हमारी जीएनपी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब जीएनपी में कोई बाउंड्री सीमित नहीं है, ठीक है, बाउंड्री के बाहर भी कोई इंसान बैठा हुआ है, हमारा ही सिटीज़न है, हमारी देश का पर्सन है, वो बाहर कुछ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के लिए जीएनपी में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है, जीएनपी में वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, और जीडीपी सिर्फ बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात तो मैं समझ में आ गई होगी। तो रिसोर्स मतलब उसके पास में कोई स्किल है, उसके पास में कोई ट्रेनिंग है, ठीक है, उसके पास में कोई नॉलेज है, कोई ठीक है, उसके पास में एजुकेशन है, तब जाके वो किसी भी कंट्री के लिए कुछ काम कर पा रहा है, कुछ वर्क कर पा रहा है। तो वो वर्किंग पॉपुलेशन का भी काम कर रहा है और साथ में वो जीएनपी में भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात देखो, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो डेवलप होता है जब हम उसको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, जब वो पर्सन हेल्दी हो, ठीक है, तो इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे रही थी यूपीएससी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा है ए, ठीक है, दूसरा है बी। अब ए के पास में सारी फैसिलिटी है, मतलब उसके पास में बुक्स भी हैं, उसके पास में अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट भी है, गाइडेंस करने के लिए टीचर भी हैं और अच्छा खासा टाइम भी है, ठीक है। उसको पता है सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उससे करवाने वाला भी टीचर उसके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। और सारी पीसफुल सिचुएशन है, कोई उसे परेशान नहीं करता है वो जब पढ़ाई करता है तो, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें ए के पास में अवेलेबल है। अब ये बी पर्सन जो है वो क्या है, बेचारा बीमार रहता है आधे टाइम, तो उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। दूसरी बात, उसके पास में बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, गरीब है, ठीक है, बुक्स खरीद नहीं सकता है। दूसरा, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है जो उसे बता दे कि अच्छा यूपीएससी का भी कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये बी पर्सन है। फिर और क्या बात हो गई यहाँ पे, बुक्स तो है नहीं इसके पास में, पीसफुल इन्वायरमेंट भी नहीं है, बेचारा जब पढ़ने बैठता है तो क्या है, लोग परेशान करने आ जाते हैं इसे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस बी पर्सन के पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ए के पास में तो है। तो अब पॉसिबिलिटी किसकी है कि वो जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, ए, ठीक है, और बी जो है वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास में, बेचारे के पास में क्या नहीं है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि लोगों के पास में फैसिलिटी होती है फिर भी वो नहीं कर पाते। तो ये दो एग्जाम्पल से तुम्हें क्या समझ में आता है कि जब ए पर्सन के पास में फैसिलिटी थी, ठीक है, चीज़ें अवेलेबल थी, तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी कि वो काम कर लेगा, और बी के पास में नहीं थी तो पॉसिबिलिटी कम हो गई थी कि वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम किसी पर्सन को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है जो हमारे लोगों की हेल्थ को लेके हो, उनकी एजुकेशन को लेके हो, ठीक है, तब हमारे कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है तब ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि हाँ, ये बच्चे आगे बढ़कर इस देश का भविष्य बनेंगे, फ्यूचर बनेंगे, ठीक है। तो इसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब किसी ह्यूमन को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए तो उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन के थ्रू करो भाई, आप ट्रेनिंग के थ्रू करो, मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू करो, किसी भी चीज़ में, तो वो है ना फिज़िकल कैपिटल में इन्वेस्ट करने जैसा ही। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है आगे बढ़ के ग्रो करेगी, तो मैंने इसमें कुछ अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो
इसी तरीके से ह्यूमन भी, जब हम किसी पर्सन में, ह्यूमन में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो ग्रो करेगा, कुछ काम करेगा देश के लिए और देश की इकोनॉमी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो, हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। कोई भी पर्सन जो है वो उस पोस्ट पे इसी वजह से बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन अच्छा अर्न इसी वजह से कर पा रहा है, अच्छा कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल, जितना इंसान जो है स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि उसे कोई अड़चन नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके काम में, तो वो और अच्छे से अपना काम जो है वो कर पाएगा। ये बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है। और क्या है, जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जैसे हमारे पास में है IT रिवॉल्यूशन का। ये सारे रिवॉल्यूशन लेके कौन आया है? ह्यूमन ही तो लेके आया ना। वो ह्यूमन कैसे ले पाया है? देखो, उसके पास में एजुकेशन थी। ठीक है, एजुकेशन थी, तब उसने सोचा होगा कि हम अच्छे HIV सीड प्रोवाइड करवाएं लोगों को, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, क्रॉप ज़्यादा बढ़े, ग्रो हो ज़्यादा, तभी तो आ पाया ना। जब हमारे पास में नॉलेज था, हमारे पास में स्किल थी, टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी किसने? ह्यूमन ने ही तो डेवलप की थी ना। तो ह्यूमन रिसोर्स ही ये सारी चीज़ें बना रहा है, और जो हमारे बहुत सारे लोगों के काम आ रही है। कंट्री के जितने भी एग्रीकल्चर पीपल हैं, जितने भी फार्मर हैं, उन सभी के लिए जो है ये कारगर साबित हो रही है। क्यों हो रही है? एक पर्सन की वजह से, कोई एक ह्यूमन बीइंग की वजह से, और वो रिसोर्स की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो अगर मैं इस कंट्री के सारे लोगों के पास में वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा दूँ, अच्छी एजुकेशन दे दूँ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे दूँ, तो फिर वो कंट्री क्यों नहीं ग्रो करेगी? ठीक है, कोई कारण है इसका? नहीं। ठीक है, यही इतनी सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, ह्यूमन कैपिटल एक तरीके से सुपीरियर रिसोर्स है। सुपीरियर रिसोर्स है दूसरे रिसोर्स की तुलना में। जैसे मेरे पास में लैंड होता है, उसका भी तो कोई यूज़ होता है ना, तो वो भी रिसोर्स है। पानी होता है, उसका भी कोई यूज़ है, तो वो भी एक रिसोर्स है। मेरे पास में दूसरे रिसोर्स है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, विंड है, ठीक है, सोलर एनर्जी, वॉटेवर, बहुत सारे रिसोर्स है मेरे पास में। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो बहुत ही सुपीरियर है भाई। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि ये ह्यूमन है ना, इन सब का यूज़ करता है। ठीक है, दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ करता है ये ह्यूमन, और ये बनाता है कुछ दूसरे रिसोर्स अलग से। कभी तुमने सुना है कि कोई ज़मीन जो है ह्यूमन का यूज़ कर रही है? नहीं ना, ह्यूमन ही तो इन सब का यूज़ करता है। ह्यूमन ही तो वाटर का यूज़ करता है, अलग दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ करता है। इसी वजह से एक तरीके से क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। देखो, एक ही बात बार बार बताई जा रही है कि जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी पर्सन की जो उसके जो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वो एजुकेशन के थ्रू करे, वो हेल्थ के थ्रू करे, वो उसकी ट्रेनिंग के थ्रू करे, वॉटेवर वे में जब हम उस कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो हमारी कंट्री के लिए असेट का काम करेगा। असेट का काम करेगा मतलब इस कंट्री के काम आएगा, इस कंट्री को इम्प्रूव करेगा, इस कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा, एक इम्पैक्ट लेके आएगा वो। ठीक है, इस असेट का सिर्फ इतना मतलब होता है अच्छे वे में। ठीक है, एक स्टोरी दी गई है शकल की। देखो, यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हुई है, दो दोस्तों की बात हुई है, एक है विलास और एक है शकल। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं तुम्हें पूरी स्टोरी समझा देती हूँ कि एक शकल जो है, ठीक है, ये शकल नाम का जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो 12 ईयर्स का है, 12 साल का है। ठीक है, अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पिताजी जो है वो फार्मर है। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करते हैं और फार्मर है। मदर जो है हाउसवाइफ है। और इनके जो अंकल है वो अभी एग्ज़ाम पास करके जो है मेट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम पास की है इन्होंने। ठीक है, और क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ये शकल जो है अच्छे, हेल्थ भी इनकी बचपन से अच्छी रही है, तो पिताजी ने बहुत इन्हें पढ़ाने के लिए जोर दिया है कि बेटा तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये जो है अच्छी एजुकेशन, और इसे भी इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो ये भी आगे बढ़ गया। ठीक है, 12th पास की, फिर बाद में इसने ग्रेजुएशन किया, फिर इसको अच्छी खासी जॉब भी मिली सॉफ्टवेयर कंपनी में। ठीक है, ये डेवलप करने लगा, सॉफ्टवेयर्स बनाने लगा, और अच्छी खासी सैलरी जो है वो ये कमा लेता है। ठीक है, 12 साल से ही कहाँ पहुँच गया है, एजुकेशन की वजह से
अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, जॉब भी है इसके पास में। ये शकल की स्टोरी है। अच्छी खासी फैमिली है, ठीक है, तो बड़ी फैमिली है, मतलब जॉइंट फैमिली है, उसमें से ये बिलोंग करता है शकल। अब चलते हैं इसकी फ्रेंड की स्टोरी पे, विलास। देखो विलास भी उसी विलेज से बिलोंग करता है जिस विलेज से शकल बिलोंग करता है, ठीक है। ये 11 साल का लड़का है। इसके पिताजी की डेथ हो जाती है जब ये 2 साल का होता है। फिर इसके पिताजी जो है वो फ़िश जो है उसको बेचने का काम करते थे, मछलियाँ बेचने का काम करते थे। तो फिर पिताजी की डेथ हो जाती है, तो फिर मदर फोर्स करती है कि तुम भी बेटा यही काम करो, हमारे पास में कोई और सहारा तो है नहीं कुछ हमारे लिए करने वाला, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी 1-2 पिताजी थे, एक ये है, इसका कोई भाई बहन है, ठीक है, और कोई है नहीं जो इनकी मदद करे, ठीक है। बट वहाँ पे शकल के पास में जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे, बट इनके पास में कोई है नहीं जो इनकी हेल्प करेगा। तो बेचारा जो ये विलास जो है वो बचपन से ही ये घर के काम कर रहा है, मदर का काम जो है उनका काम करवा रहा है सारी चीज़ें। और इसको बीमारी भी है आर्थराइटिस की, लेकिन इसकी मदर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो डॉक्टर को फीस दे पाए, जो है इतना उसके पास में पैसा नहीं है इनके पास में। थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, बस इतना हो रहा है। और ज़्यादा खास एजुकेशन पे भी इनकी मम्मी जो है वो जोर नहीं देती है, पढ़ाती नहीं है। और इस पर्सन को भी जो विलास है इसको पसंद भी नहीं है ज़्यादा पढ़ना लिखना, ठीक है। तो ये वही काम कर रहा है फ़िश बेचने का जो इसके फादर कर रहे थे, और ये भी बड़ा हो चुका है, ठीक है, शकल की तुलना में। बट अब इन दोनों स्टोरी से हमें समझ में क्या आता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो एक तरफ जो है आपको ये मिलेगा विलास, और एक जो है ये शकल, ठीक है। शकल जो है अच्छी खासी दिख रहा है, सूट बूट में जो है वो आया है, जॉब कर रहा है क्योंकि अच्छी सैलरी कमा रहा है। और इधर जो है विलास बेचारा जो है फ़िश जो है वो सेल कर रहा है। तो इन दोनों स्टोरी से हमें ये समझ में आ रहा है कि शकल जो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा था, उसकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी थी, बचपन से उसे एजुकेशन पे जोर दिया गया, ठीक है। और एजुकेशन के और इस हेल्थ को लेके वो कितना आगे बढ़ गया, जॉब करने लगा, अच्छी कंपनी में सैलरी कमा रहा है, ठीक है। दूसरा है विलास, जिसके पास में बेचारे के पास में फैसिलिटी थी नहीं, उसको एजुकेशन मिल नहीं पाई, ठीक है। फिर बाद में खुद का जो है वो हेल्थ कंडीशन पे भी वो ठीक नहीं कर पाया क्योंकि लैक ऑफ मनी की वजह से, तो उसकी हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तो वो क्या उसी कंडीशन में रह गया क्योंकि उसकी फैसिलिटी पे इन्वेस्ट नहीं किया गया, उसकी जो ज़रूरतें थी उन पे इन्वेस्ट नहीं किया किसी ने, ठीक है। इस वजह से वो उसी कंडीशन में रह गया। तो जब हम किसी पर्सन की हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, तो वो जो है वो असेट बनता है कंट्री के लिए, अच्छा काम करता है, कुछ वर्क करता है। बट जब ऐसा नहीं हो पाता तो हमने विलास की स्टोरी तो देख ली है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, ये वही बात हो रही है बार बार एक ही, कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो वो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न देता है फ्यूचर में, वो कंट्री के लिए कुछ अच्छा काम ही करेगा। देखो कोई अच्छा कमा रहा है तो फिर अच्छा खर्च भी तो करेगा ना, कुछ खरीदेगा मार्केट में से, ऑब्वियसली कहीं घूमने जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को ही तो बढ़ाएंगी। बट बेचारा जो कमा ही नहीं पा रहा तो वो क्या खर्च करेगा। यही बात है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे तो वो हमें हायर रिटर्न भी देता है फ्यूचर में। अब इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग के फॉर्म में भी दे सकता है और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के फॉर्म में भी हो सकता है, ये बात है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल काम की है नहीं, वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए बस तुम्हारा कि असेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, कि हमें किसी भी अपने देश के लिए जो है वो बोझ नहीं बनना है, ठीक है, कुछ काम करना है देश के लिए, ये बात हो रही है। देखो कंट्री जैसे कि जापान है, ये और भी दूसरी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, जो अपने लोगों पे ऊपर खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तभी तो वहाँ के लोग जो है वो कितने एकदम बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन है, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, कितने हार्ड वर्किंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने अपनी इस पे ह्यूमन रिसोर्स पे जो है वो क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। इफ़िशिएंसी जो होती है और टेक्नोलॉजी वो पर्सन को इवॉल्व करती है और कंट्री को डेवलप बनाती है, ठीक है। वही एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लेते हैं, मेन और वुमेन के द्वारा की जाने वाली 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी पर्सन होगा, कहाँ पे भी रह रहा होगा, 3 ही तरह के काम कर रहा होगा, या तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहा होगा, या सेकेंडरी में कर रहा होगा, या टर्शरी में कर रहा होगा, ठीक है। प्राइमरी का मतलब है कि वो कुछ
नेचर से रिलेटेड काम कर रहा होगा, ठीक है, खेती वगैरह, फिशिंग वगैरह, कुछ भी हर्डिंग कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग चला रहा है, कुछ भी, ठीक है, नेचुरल चीज़ों से काम कर रहा है, तो वो आएगा प्राइमरी में। सेकेंडरी मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ चीज़ बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है कोई भी चीज़ का, तो वो सेकेंडरी में आएगा। और टर्शरी मतलब कि वो सर्विस दे रहा है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर, व्हाटएवर, कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन है जो सर्विस कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर में। तो यही एग्जांपल दिए गए हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आती है जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शरी में आता है आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ सर्विस, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सारे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो भी दो तरीके की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक मार्केट एक्टिविटी होती है और एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। मतलब मार्केट का मतलब है एक्टिविटी तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, टर्शरी में हो, लेकिन मैं उसे बेच नहीं रही हूँ। जो भी काम कर रही हूँ उसे मैं जो है खुद के लिए ही बना रही हूँ, खुद के काम आ जाए, मेरी फैमिली के काम आ जाए, बस इतना काफ़ी है। तो वो आता है नॉन मार्केट एक्टिविटी में। लेकिन जब उसे बेचा जाता है बहुत बड़े स्केल पे या छोटे स्केल पे भी, जब उसे मैं सेल करती हूँ मार्केट में, तो उसे मार्केट एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। देखो, हमने बात की एक्टिविटी के काम करने की, कोई भी पर्सन हो काम करता है अपना गुजारा करने के लिए, लाइफ जीने के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो है ना, वो डिवीज़न है, वो मतलब भेदभाव कह सकते हैं मैन और वुमेन के बीच में। क्यों है ऐसा? ठीक है, क्योंकि हमारे जो पुराने ज़मानों से चीज़ें चलती आ रही हैं। वुमेन्स जो है वो सिर्फ घर का काम करती हैं, मेन जो है वो बाहर का काम करते हैं। वुमेन्स को बाहर का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं क्योंकि पुराने ज़माने से चली आ रही है, बट ये सही है नहीं। और वुमेन के काम को इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क, जो वुमेन घर का काम करती है ना, उसे नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है, उसकी अलग कहानी है, और कभी देखेंगे 11th क्लास की जब NCERT पढ़ेंगे उसमें आएगा वो, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड काम है विमेन का, उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है, और उनकी अर्निंग्स होती है एज़ कंपेरिजन टू मेल के, वो क्या होती है, कम होती है। अर्निंग्स, उनकी सैलरी भी कम होती है विमेंस की। क्योंकि देखो, एक स्टोरी से मैं बताती हूँ, सिंपल सी भाषा, इनको पढ़ने में तो तुम अलग ही दुनिया में खो जाओगे। एक स्टोरी है, एक लड़की जो है, ठीक है, एक लड़की है जो एक लड़की है ए मान लेते हैं, और एक मैन है, ठीक है, बी। अब ए जो है वो क्या है, बचपन से उसको घर में ही रहने दिया, उसको बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि वो लड़की है, ठीक है, क्योंकि वो वुमेन है, इस वजह से उसको बाहर नहीं जाने देते थे। उसके जो फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें, एजुकेशन भी उसकी खास करवाई नहीं गई, 12th तक ही सिर्फ करवाया गया है, ये सारी चीज़ें है। अब बी है, उसको पूरी छूट है, वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं सोसाइटी में जो है वो फ्रेंड्स है उसके साथ में घूमने जाता है इधर उधर, उसे बहुत सारा नॉलेज है कहाँ पे क्या चीज़ है वो सब, और अच्छा खासा एजुकेशन के ऊपर भी खर्च किया गया, अच्छा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। तो अब तुम बताओ कि कौन सा पर्सन जो होगा वो ज़्यादा अर्न कर पाएगा इस सोसाइटी में? क्यों? क्योंकि उसे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाया गई एक टाइम पे जब उसे करवानी चाहिए थी। उसके पास में, अब ये जो लड़की है, जो वुमेन है, उसके पास में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि वो बाहर जाए, लोगों से बात करे, कुछ काम करे, ठीक है, काम की तलाश भी करे। कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि बचपन से ही नहीं किया है, बचपन से बाहर भी नहीं गई है। तो हमारी ही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इन दोनों की सैलरी में डिफरेंस जो है वो इसी वजह से है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन पे इतना वो नहीं किया गया, खर्च नहीं किया गया है। हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉन्फ्लेक्स जो है, कॉन्फ्लेक्स रहा है वुमेन्स के बीच में, ये सारी चीज़ें। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखो क्वालिटी जो है ना पॉपुलेशन की, वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ किसी पर्सन की कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। अब ये वर्ड तुम्हें अजीब लग रहे होंगे क्योंकि तुमने पढ़े नहीं हैं। अब पढ़े नहीं हो तो फिर से मैं बता दूंगी एक बार। देखो, जब हम देखते हैं कि इस कंट्री का लिटरेसी रेट अच्छा है, इस कंट्री का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा है,
इस कंट्री का हेल्थ रेट अच्छा है, इस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है, इन वर्ड को यूज़ करते हैं। अब इन वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड हमें बता रहे हैं कि उस कंट्री के लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उस कंट्री के लोगों की हेल्थ अच्छी है कि नहीं, उस कंट्री के एजुकेशन जो है अच्छा है कि नहीं, उस कंट्री में मेडिसिन हेल्थ वही चीज़। तो एक ही ग्रोथ वही बताता है। ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, हेल्थ रेट की, डेथ रेट की, लिटरेसी रेट की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यही बताते हैं कि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, अगर कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब ये जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी। ठीक है, इनका रेट जो है वो अच्छा होगा। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन जो है ना वो हम इन्हेंस करता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है, कल्चर रिचनेस को बढ़ाता है। ठीक है, गवर्नेंस की इफ़िशियंसी को बढ़ाता है एजुकेशन। पढ़ाई इन सब चीज़ों को क्या बढ़ाती है, डेवलप करती है। अब ये पूरा जो है ग्राफ दिया गया है कि लिटरेसी रेट किसका कितना है, मेल फीमेल का 1951 में कितना था, ओवरऑल 2018 में कितना है। देखो जो ग्रोथ तो हुई है लेकिन अभी जो है स्टेग्नेशन चल रहा है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, एक बराबर लेवल पे चल रहा है। और वुमेंस का खासकर फीमेल का देखें तो कम ही रहा है मेल के कंपैरिजन में हमेशा ही। देखो अभी थोड़ी ग्रोथ हो रही है लेकिन पहले कंपैरिजन में जो है मेन के कंपैरिजन वुमेन का जो है वो कम ही है ये लिटरेसी रेट। आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी भी लेके आती है, गवर्नमेंट भी ट्राई करती रहती है कि हम जो है वो कुछ वैल्यूएट करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कुछ पॉलिसी, नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का, सेटअप करने का, ये गवर्नमेंट का जो है इनिशिएटिव है। देखो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम कितना से कितना हुआ है, 0.64% था 1951 में और 3% हो चुका है 2019-20 में। ठीक है, इतना खास भी नहीं है लेकिन अच्छा ठीक है ग्रोथ हुई है, इतना कह सकते हैं बस। आगे बढ़ो। लिटरेसी रेट जो है वो भी बढ़ा है, 18% था 51 में और 85% हो गया 2018 में। तो इसमें तो अच्छी खासी जो है वो डेवलपमेंट हुई है लिटरेसी रेट में। तो आगे लिटरेसी रेट जो है वो वेरी करता है, 94% केरला में, 62% बिहार में। कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा लिटरेसी रेट है, बाकी तो हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये भी एक हमें डेटा जो है वो दिया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं, स्टूडेंट जो हैं वो भी बड़े हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है। तो लोग अवेयर हुए हैं इस चीज़ के बारे में कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भी लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। इस सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है एज ग्रुप 6 to 14 ईयर के बच्चों को। ठीक है, कंपलसरी है इन बच्चों के लिए। 2010 के अकॉर्डिंग जो है ये लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं बट इसमें मेंशन किए नहीं गए हैं। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ये ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, इनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट से एक बात समझ में आ रही है, एडमिशन। एडमिशन किसका होता है, बच्चों का, स्टूडेंट का होता है। तो ये जो एडमिशन रेट है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, वो भी बढ़ा है हायर एजुकेशन में। ठीक है, 18 से 23 साल के बच्चों का 27% हुआ है 19-20 में। फिर स्ट्रेटजी यही होती है गवर्नमेंट की कि हम बेचारे बच्चों की क्वालिटी को बढ़ाएं। ठीक, उनका जो है कुछ भी करिकुलम मॉडिफिकेशन किया जाए, वोकेशनलाइजेशन किया जाए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन भी तो हो। कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं थियोरेटिकल पार्ट और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन बेचारे को आता ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा जीवन में। तो यही सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की कोशिश रहती है चीज़ों को लाने की, बट धीरे धीरे होता है कुछ भी डेवलपमेंट, अचानक नहीं हो जाता है कि तुमने सुबह उठ के देखा तो सब कुछ बदल चुका है, नहीं होता है ऐसा। हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखो हेल्थ भी जो है वो किसी भी पर्सन की अगर हेल्थ अच्छी रहती है तो वो अच्छा वर्क कर पाता है, अच्छा काम कर पाता है, उसको जानने मिलता है उसकी पोटेंशियल कितनी, उसकी एबिलिटी कितनी है, बीमारियों से लड़ने की उसमें कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, यही हेल्थ भी बताती है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब आगे पढ़ेंगे। ये भी जो है 147 था 1951 में, उससे 36 हुआ, कम हुआ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्रूड बर्थ रेट जो है वो भी ड्रॉप हुआ 20% से 2018 में। डेथ रेट जो था वो भी
ओवर द पीरियड जो है कम हुआ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। ये सारे टर्म्स का मतलब मैं समझा देती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो 1 साल के बच्चे होते हैं, 1 साल मतलब जिनका बर्थ हुआ 1 साल के हैं वो या 1 साल से कम, उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ मतलब कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ कम हुई उस साल, पर्टिकुलर साल, उसे कहते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चे जो हैं उनका बर्थ हुआ 1 साल में 1000 लोगों पे, ठीक है। डेथ रेट वही 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ होती है 1 साल में। सब 1 साल का ही मामला है। 1 साल में कितने, 1 साल में ही 1 साल की उम्र के कितने बच्चों की डेथ हुई, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर 1 साल में ही 1000 लोगों पे कितने बच्चों का बर्थ हुआ, वो है बर्थ रेट। 1 साल में ही कितने लोगों पे कितने लोगों की डेथ हुई, 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हुई, उसे कहते हैं डेथ रेट। और जब हम कहते हैं कि इनमें कमी आई है मतलब लोगों की डेथ कम हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे मरे कम है। बर्थ रेट जो है वो कम हुआ है, बर्थ रेट कम होना जो है वो सही नहीं है। बर्थ रेट ज़्यादा हुआ है मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, बर्थ रेट कम हुआ है मतलब कि पॉपुलेशन कम होगी, ग्रोथ कम हो गई, ये सारी चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है उनके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये इतनी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन जो है ना अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। ये कहीं पे भी जाओगे यही डेफिनेशन मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट है ना उसे कहते हैं जब कोई पर्सन काम करना चाहता है, ठीक है। कोई भी पर्सन है वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास में स्किल्स नहीं है, क्योंकि उसके पास में एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उसके पास में ट्रेनिंग नहीं है। इस वजह से उसे एम्प्लॉयमेंट, जॉब, काम नहीं मिल पाता है। बट वो काम करना चाहता है, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेचारा चाह रहा है काम करना लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा नहीं होगा कि अपनी मम्मी को जाके कह दो कि मम्मी तुम तो अनएम्प्लॉयड हो, नहीं। कोई पर्सन चाहेगा अगर काम करना और उसे नहीं मिल रहा है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम मदर है, कोई भी हाउस वुमेन जो है, बोल सकते हैं कि हाउस वाइफ है कोई भी, ठीक है, वो काम करना ही नहीं चाहती, उन्हें नहीं करना बाहर काम, ठीक है, वो खुश है, तो इसे नहीं कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहती बाहर। अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है और फिर उसे नहीं मिलता है तो जब कहते हैं कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है या वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर वो काम करना ही नहीं चाहता है तो तब हम नहीं कहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब 2 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल होते हैं और डिस्गाइज होते हैं। सीजनल का मतलब होता है कि एक सीज़न है उसमें उसको अच्छा काम मिल गया, दूसरा सीज़न आया फिर काम नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले लोगों के साथ में होता है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब बारिश होती है तब हम कुछ एक फसल लगाई जाती है, फिर बाद में ठंड के टाइम पे दूसरी फसल लगाई जाती है। तो मान लो कि ये जो बारिश का टाइम था तब तो अच्छी खासा अनएम्प्लॉयमेंट था, लेबर की डिमांड अच्छी खासी थी, लेकिन फिर बाद में जैसे बारिश बंद हुई तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब अब इनके पास में ये लोग जो है वो लेबर क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। गर्मियों के टाइम में ये लेबर जो है वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर एग्रीकल्चर की फील्ड में आती हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक सीज़न में इनके पास में काम था लेकिन दूसरे सीज़न में इनके पास में काम नहीं है, या 1-2 दिन का काम है या 1 महीने का काम है, ठीक है, 1 साल का काम, इससे ज़्यादा नहीं है, फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो वो सीजनल होता है। डिस्गाइज का मतलब ये होता है कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, एक एग्रीकल्चर फील्ड है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। गजब है यार, मतलब 2 लोगों की ज़रूरत है। अब ये 10 में से 8 लोग नहीं भी करेंगे ना तो भी उस लैंड में प्रोडक्टिविटी उतनी ही होगी, ठीक है, जितनी पहले हो रही थी। अगर 2 लोग भी करेंगे तो उसमें इतना ही प्रोडक्शन होगा और 10 लोग करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। मतलब ये 8 लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फालतू में ही, तो ये लोग कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि ज़रूरत नहीं है फिर भी लगे हुए हैं,
सारे घर परिवार के सारे लोग एक ही काम में, और वो बेचारा प्रोडक्शन दे भी नहीं रहा है इतना, तो उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी यहाँ समझाई जा रही है, वो मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझा दी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, बढ़ाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ाता है। किसी भी कंट्री में जब तुम किसी के लिए बोझ बन जाते हो तो बेचारे का टेंशन बढ़ता है ना, इसी तरीके से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कमज़ोर होती है, फिर वहाँ पे सब चीज़ में जो है रिसोर्स जो है वो भी पर्सन खाए जा रहा है, कुछ कमा ही नहीं रहा है। ठीक है, कंट्री में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है यही चीज़ होंगी, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। वही चीज़ मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दी है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ज़्यादा लेबर ऑब्जर्विंग है। ठीक है, इकोनॉमी के हिसाब से ज़्यादा लेबर जो है लोग काम इसी सेक्टर में करते हैं, बेचारे एजुकेशन नहीं है ना, इस वजह से जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एक ही चीज़ में काम करें तो सही नहीं है ना यार। देखो, कोई भी काम है जैसे उसको करने के लिए मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों की ज़रूरत है, अब उस काम को 15 लोग करने में लगे हुए हैं तो फिर क्या मतलब है उसका। ठीक है, ये फालतू अपने टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं, इससे अच्छा ये लोग कुछ और काम कर लें तो वो काम भी हो जाएगा, तो और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है सिंपल सी भाषा में, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। देखो, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर भी अच्छा खासा लेबर एब्जॉर्विंग है, अच्छे खासे लेबर होते हैं, और टर्शरी सेक्टर में अभी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे बेचारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो सर्विस में जा रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी एजुकेशन हो, IT सेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो। ये स्टोरी काम की नहीं है, हमारे जो काम का था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। देखो, ये इकोनॉमिक्स की बुक है ना, तुम एक बार पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, और यूट्यूब पे देखते रहोगे कि क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी भाषा है, जो इम्पॉर्टेंट है वो सही है, बाकी तो स्टोरी दी गई है और एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है जो कोई मतलब नहीं है जिसका पढ़ने का। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।